वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल भव कॉन्सेप्ट पे। और हम लोग आज के इस सीरीज में स्टार्ट करने वाले हैं वेव मोशन को। तो वेव मोशन यानी तरंग गति। तो सबसे पहले जानते हैं तरंगें क्या हैं। तो तरंगों का काम क्या है? तरंगों के द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो अब यहाँ पर तरंगों को वेव्स को दो भागों में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं मैकेनिकल वेव्स, एक होती है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, तो सबसे पहले यांत्रिक तरंग यानी मैकेनिकल वेव्स क्या होती है उनको समझ लीजिए अच्छे से कि ये जो तरंगें होती हैं उनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होगी। एक केस में उन तरंगों को हम कहेंगे यांत्रिक तरंगें या मैकेनिकल वेव्स। ठीक है, जैसे आपके सामने है कि वे तरंगें जो किसी पदार्थिक माध्यम या मीडियम, जैसे आपका ठोस भी हो सकता है, द्रव और गैस में भी हो सकता है। ठीक है, तो उसमें संचरित होंगे यानी मीडियम के रूप में ये तीनों माध्यम आपके यूज़ किए जा सकते हैं। और उस माध्यम में मुख्य रूप से आपकी इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, प्रत्यास्थता होनी चाहिए और जड़त्व का गुण उसमें मौजूद होना चाहिए। सेकंड पे आते हैं तो मैकेनिकल वेव्स की ही टाइप है। मैकेनिकल वेव्स की ही टाइप में हम दो तरह की टाइप्स उसकी अनुप्रस्थ तरंगें और अनुदैर्घ्य तरंगों को जानेंगे। क्योंकि इसमें अगर कहा जाए कि पहली दो टाइप हैं आपकी मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो वहाँ पर आपने समझा मैकेनिकल वेव्स में वे तरंगें जो चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता है। ठीक है, तो वही तरंगें फर्दर आगे दो भागों में डिवाइड हुई जिनको हमने कहा अनुप्रस्थ तरंगें और अनुदैर्घ्य तरंगें। तो यहाँ पर अनुप्रस्थ तरंगों के बारे में देखते हैं कि जब किसी माध्यम में तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत होती हैं, तो इस प्रकार की तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगें कहते हैं। और ये तरंगें जो हैं वो आपके ठोस माध्यमों में उत्पन्न की जाएंगी या द्रव की केवल ऊपरी सतह पर उत्पन्न की जाएंगी। ठीक है, द्रवों के भीतर या गैसों के भीतर ये तरंगें उत्पन्न नहीं की जा सकती। और इन तरंगों का अगर रूप आप देखें तो सीधा इसमें इस तरह का डायग्राम बनता है, ये तरंगें बनती हैं। ओके, तो इसमें जैसे ये उठा हुआ जो भाग हैं, ये वाले जो भाग हैं इनको आप शीर्ष बोलते हैं या क्रेस्ट बोलते हैं। ठीक है, और जो दबे हुए भाग हैं ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये आपका गर्त कहलाते हैं। लगातार दो श्रृंग, ये वाले जो श्रृंग कहलाएंगे शीर्ष श्रृंग, शीर्ष भी बोल सकते हैं। और लगातार दो गर्त, इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये लैम्डा के बराबर होती है, इसको हम तरंग दर कहेंगे, जिसको आगे देखेंगे भी, स्टडी भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपने जाना। बात करें अब अनुदैर्घ्य तरंगों के बारे में, तो अनुदैर्घ्य तरंगों का जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इन्हें बोलते हैं, तो इसमें माध्यम की जो तरंग होती है वो कंपन करने की दिशा के समांतर होती है। ठीक है, चित्र के माध्यम से आपको समझाते हैं। जैसे इसमें बनते हैं आपके संपीड़न यानी कंप्रेशन और रेरिफेक्शन। ठीक है, जैसे वर्लन बोलते हैं, सॉरी। ठीक है ना, तो इसमें जो इनके जो बीच की डिस्टेंस होती है कुछ इस तरीके से स्प्रिंग की तरह आपके होते हैं। तो यहाँ पर जो पास पास हैं ये आपका संपीड़न बोला जाता है, और जहाँ जहाँ ये दूर दूर होते हैं वो आपका विरलन बोला जाता है। संपीड़न वाली जगह पर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर प्रेशर अधिक होगा, डेंसिटी आपकी अधिक होगी। जहाँ पर ये छल्ले दूर दूर हैं, ठीक है ना, यहाँ पर इनके बीच का दाब कम होगा और घनत्व भी कम होगा। रही बात तरंग के चलने की दिशा, तो इनके जो कंपन हो रहे हैं वो इस दिशा में चलेंगे और तरंग भी इसी दिशा में चलेगी। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि इनके तरंग के चलने की दिशा, माध्यम के कणों के चलने की दिशा एक समान है। वहीं पर अगर हमने बात कर रहे थे अनुप्रस्थ तरंगों के बारे में, तो अनुप्रस्थ तरंगों के जो चलने का डायरेक्शन उनका इस तरीके था। ठीक है, माध्यम के कण कंपन कर रहे थे इस तरीके से और तरंग चल रही थी आपकी इस तरीके से। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के लंबवत थे, तो वहाँ पर इस तरह की कंडीशन रहती है। और यहाँ पर अंदर तरंग में ये जो माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा है और तरंग के चलने की दिशा है एक समान दिशा में होती है। तो वहाँ पर बनते हैं श्रृंग और गर्त, यहाँ पर आपके बनते हैं संपीड़न और विरलन। ठीक है, संपीड़न और विरलन आपके इसमें बनेंगे। तो संपीड़न वाले स्थान पर माध्यम का दाब और घनत्व अधिक होता है, जबकि विरलन वाले स्थान पर माध्यम का दाब और घनत्व कम होता है। बात की जाए अगर श्रृंग और गर्त में, तो वहाँ पर दाब और घनत्व सभी जगह एक समान होते हैं। ठीक है, वहाँ पर कोई भी कम या ज़्यादा नहीं होता है। आगे देखते हैं। यहाँ पर अब हम बात कर रहे हैं मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल वेव्स के बारे में। ठीक है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। और मेन रूप से यही है कि इन तरंगों को चलने के लिए किसी भी संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है। तो इसका सीधा मतलब है कि ये तरंगें आपकी निर्वात में भी चल सकती हैं। ठीक है, निर्वात में भी संचरित हो सकती हैं और इन्हें हम अयांत्रिक अयांत्रिक और या विद्युत चुम्बकीय तरंगें या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। इनके टाइप्स में सीधा सीधा वही है, प्रकाश तरंगें या रेडियो तरंगें या एक्स तरंगें आदि जितनी भी टाइप्स हैं, यानी सूर्य से आने वाला प्रकाश भी आपका नॉन मैकेनिकल वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है भाई, ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, एनर्जी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रही है। अब विद्युत चुम्बकीय तरंगों को ही और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र और चुम्बकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत होंगे, पहली चीज़। ठीक है, ई और वी। ठीक है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और इनके बीच में तथा रिक्त स्थान में प्रकाश की चाल से आगे बढ़ जाते हैं। सभी लोग जानते हो आप लोग कि ई वी और इनका इनका चलना, इनके जैसा प्रोपागेशन वी मान लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ई और इनका चुंबकीय क्षेत्र का वेक्टर बी, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं।
तो बात चल रही थी इन तरंगों के लंबवत होते हैं, इनमें स्थित होती हैं। इस प्रकार विद्युत चुम्बकीय तरंगें सदैव अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं और उनकी चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है। बात की जाए इन तरंगों की तरंगदैर्घ्य के बारे में, तो तरंगदैर्घ्य जो है 10⁻⁻14 मीटर से लेकर 10 की घात माइनस 14 मीटर से लेकर 10 की घात 4 मीटर तक होती हैं। कुछ प्रमुख चुंबकीय तरंगों की सारणी यानी इसकी टेबल, कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की सारणी नीचे दे रखी है, उसको देख लेते हैं। तो ये सारणी आपकी विद्युत चुम्बकीय तरंगों की दे रखी है। ऐसे विद्युत चुम्बकीय तरंगों में सबसे पहले हम लोग लेंगे गामा किरणों के बारे में। खोजकर्ता थे वेकरल। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेरे द्वारा आपके लिए दिखाए जा रहे हैं, ठीक है। तो कोशिश कीजिए इन सभी को अपने पास स्टोर करने की, दिमाग में धारण करने की और सभी लोगों को बताने की, ठीक है। तो मेरा पूरा प्रयास है कि मेरे चैनल के माध्यम से किसी भी स्टूडेंट के लिए ऐसी कोई कमी ना रह जाए कि वो किसी भी तरह से अनसक्सेसफुल रहे। तो बात चल रही है गामा किरणों के बारे में। तो इसके खोजकर्ता थे वेकरल, हेनरी वेकरल, ठीक है। इसकी तरंगदैर्घ्य की परास जो होती है 10⁻40 मीटर से लेकर 10⁻10 मीटर तक। आवृत्ति का परास है 10 की घात 20 हर्ट्ज से लेकर 10 की घात 18 हर्ट्ज तक। उपयोग क्या होता है इसका? इसकी वेदन क्षमता आपकी अत्यधिक होती है, इसलिए इसका उपयोग नाभिकीय विक्रियाओं तथा रेडियो धर्मिता यानी न्यूक्लियर रेडियो एक्टिविटी में किया जाता है, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी में किया जाता है। सेकंड पॉइंट पर आते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगों के में ही दूसरा जो है वो है आपकी एक्स किरणें, ठीक है। गामा किरणों के बाद एक्स किरणें। खोज करता थे इनके रॉन्जन। काफ़ी बार इसके बारे में पूछ लेते हैं, ठीक है। तो इनके जो आविष्कारक हैं उनको नाम थोड़ा सा अच्छे से ध्यान कर लीजिए। तो एक्स किरणों के खोजकर्ता आपके रॉन्जन। तरंगदैर्घ्य की जो परास होती है, तरंगदैर्घ्य की रेंज है 10⁻10 मीटर से लेके 10 की घात -8 मीटर तक। आवृत्ति का जो परास है फ्रीक्वेंसी 10 की घात 18 से लेकर 10 की घात 16 हर्ट्ज तक। उपयोग कहाँ किया जाता है? इनका उपयोग चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में किया जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगों में हम लोग लेते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज को, ठीक है। यूवी रेज यानी अल्ट्रा वायलेट रेज खोज करता थे इनके रेटार, और रेटार के द्वारा इनकी खोज की गई। वैज्ञानिक इनकी जो तरंगदैर्घ्य की परास होती है 10 की घात -8 मीटर से 10 की घात -7 मीटर तक होती है। आवर्ती का परिसर यानी हर्ट्स का फ्रीक्वेंसी रेंज 10 की घात 16 से 10 की घात 14 हर्ट्ज। उपयोग होता है इनका सिकाई करने में, प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उत्पन्न करने में और बैक्टीरिया को नष्ट करने में। फोर्थ में आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ही दृश्य विकिरण या विजिबल रेडिएशन, ठीक है। विजिबल रेडिएशन के खोज करता थे सर आइजक न्यूटन, ठीक है। तो न्यूटन जी ने दृश्य विकिरण यानी विजिबल रेडिएशन की खोज की और तरंगदैर्घ्य प्रवाह 3.9 10 की घात -7 से लेकर 7.8 10 की घात -7 है, ठीक है। या आप अगर लिखना चाहें तो 3900 एंगस्ट्रॉम से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम तक आप इसका मान को दिखा सकते हो। आवर्ती परास की बात की 10 की घात 14 से लेके 10 की घात 12 हर्ट्ज, क्योंकि बिना इसके हम लोगों का काम नहीं है, तो इसका उपयोग सबसे पहले हमारा इसीलिए कि इसके द्वारा हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। दृश्य विकिरण यानी विजिबल रेडिएशन के बिना हम लोग दुनिया को नहीं देख सकते। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं अवरक्त किरणें, ठीक है। इंफ्रा रेडिएशन खोज करता थे हर्शेल। तरंगदैर्घ्य का परास 7.8। अब ये सीधी बात है, रेड के बाद जितना भी पोर्शन आ रहा है वो सब इधर जाएगा, और उसके लिए 7.8 10 की घात -7 मीटर से लेकर 10⁻³ मीटर तक। आवृत्ति परास देख ली 10 की घात 12 से 10 की घात 10 हर्ट्ज तक। उपयोग होता है ये किरणें ऊष्म विकिरण उत्पन्न करती हैं, जिस पर भी गिरती हैं उसका ताप बढ़ा देती हैं। उपयोग होता है कोहरे में अगर फोटोग्राफी करनी है या रोगियों की सिकाई करनी है टीवी के रिमोट कंट्रोल में, इन्हीं किरणों का यूज़ या उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं, बात करते हैं 6 पॉइंट पे आए लघु रेडियो तरंगें, ठीक है। तो शॉर्ट रेडियो वेव्स खोज करता थे हेनरिक हर्ट्ज। तरंगदैर्घ्य परास 10 की घात -3 से 1 मीटर तक। रेंज आवृत्ति का परास 10 की घात 10 हर्ट्ज से लेकर 10 की घात 8 हर्ट्ज तक। उपयोग होता है इसका उपयोग रेडियो, टेलीविज़न और टेलीफोन में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंग में दीर्घ तरंगें हैं। दीर्घ तरंगें लॉन्ग रेडियो वेव्स खोज करता थे मार्कोनी। तरंगदैर्घ्य का परास 1 मीटर से लेकर 10 की घात 4 मीटर तक, 10 की घात 4 तक। रेंज जो आवृत्ति की है 10 की घात 6 से 10 की घात 4 हर्ट्ज तक। उपयोग इसका उपयोग तरंगों का उपयोग रेडियो एवं टेलीविज़न में किया जाता है। अब बात आते हैं, अब हम मेन रूप से आए तरंग गति के ऊपर, ठीक है। तो तरंग गति क्या है? जैसे आप एक सिंपल सा उदाहरण ले लें, अगर हम किसी तालाब में एक पत्थर का टुकड़ा फेंकते हैं तो देखते हैं कि पत्थर के जहाँ पर पत्थर गिरता है उसके चारों तरफ कुछ डिस्टर्बेंस उत्पन्न हो जाता है। तो ये जो डिस्टर्बेंस है, यही जो हलचल है, यही हलचल आपकी क्या कहलाती है? तरंग कहलाती है। तो माध्यम के कण जो हैं वो लगातार ऊपर नीचे कंपन करते हैं और एक निश्चित दिशा में एक निश्चित तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार माध्यम में विक्षोभ के आगे बढ़ने की जो प्रक्रिया है या जो घटना है, इस घटना को हम तरंगति या वेव मोशन कहते हैं, ठीक है। समझ रहे ना कि आपने किसी चारों तरफ पत्थर फेंका और उसके चारों तरफ एक लहर यानी एक
तरंग उत्पन्न हुई, और वो धीरे धीरे तरंग क्या होती है, इसमें माध्यम के कण अपनी जगह पर ही कंपन कर रहे हैं, लेकिन जो एनर्जी है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच रही है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया आपकी तरंग कहलाती है, तरंग गति कहते हैं। अब तरंग गति में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो उन सब चीज़ों को एक एक करके हम लोग स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लेते हैं फेस से, ठीक है। फेस को बोलते हैं कला, फेस ऑफ द वाइब्रेशन। तो आवर्त गति करते हुए कंपन करते हुए कोई भी कण जो कंपन कर रहा है उसमें किसी भी क्षण उसकी स्थिति और गति की दिशा को जिस भी राशि के द्वारा निरूपित किया जाता है उसे उस क्षण कंपन की कला कहते हैं, ठीक है। तो कंपन की कला क्या है? कंपन की कला वह राशि है जो कंपन करने वाले कण के विस्थापन एवं गति की दिशा तथा अन्य संबंधित राशियों को किसी विशेष क्षण पर, किसी विशेष टाइम पर एक्सप्लेन करती है या व्यक्त करती है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। इसी के साथ में आता है आपका एम्पलीट्यूड की बात करते हैं हम, जिसको हम कहते हैं आयाम। तो आयाम का मतलब यही है कि जो भी वस्तु आपकी दोलन कर रही है वो अपनी माध्य स्थिति के बीच में, ठीक है, माध्य स्थिति से अधिकतम वो कितना विस्थापित होती है। अपनी माध्य स्थिति के एक ओर किया गया अधिकतम विस्थापन या महत्तम विस्थापन को हम दोलन का आयाम कहते हैं। तरंग द्वारा स्थानांतरित ऊर्जा कण के कंपनों के आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। तो तरंग की तीव्रता को अगर हम आई कहते हैं और आयाम को अगर ए से रिप्रेजेंट करें तो इन दोनों के बीच में जो संबंध होता है वो संबंध देख लीजिए, वही होता है आई प्रोपोर्शनल ए की पावर 2 या आई प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर। कई बार पूछा गया है आई मैक्सिमम और आई मिनिमम का बात पूछी जाती है। दो तरंगें दे रखी हूँ आपको, I1 और I2, उनके आयाम दे रखे हों A1 और A2। तो इनके लिए आई मैक्सिमम का मान अभी हम आपको यहीं पे बता देते हैं। आई मैक्सिमम जो आता है वो A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर होता है, और आई मिनिमम का अगर मान निकालें तो वो इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होता है, ठीक है। इनका कई बार रेशो में पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को कभी आप नज़रअंदाज ना कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी बार पूछा गया, इसलिए इसको मुझे आपको यहाँ बताना थोड़ा स्वाभाविक लग रहा है। तो आई मैक्सिमम अपन आई मिनिमम इक्वल्स टू A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर अपन A1 डिफरेंस A2 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम लोग पहुँचते हैं तो वो आता है आपका आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड। देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपके दिमाग में आ रही होगी, एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ कि आवर्तकाल या तरंगति या SHM, ठीक है ना। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि अगर कोई वस्तु दोलन कर रही है, जैसे हम लोग इस एग्जांपल को लेते हैं, ठीक है, ये कोई तरंग जा रही है और उस तरंग को अगर हम एक्सप्लेन करें एक्स और वाई की कंडीशन में, तो ये हो गई आपकी एक्स एक्सेस, और ये ऊपर हो गई आपकी वाई एक्सेस, ठीक है। इसका अधिकतम विस्थापन कितना है भाई? अधिकतम विस्थापन ये है अपनी माध्य स्थिति के एक और अधिकतम, फिर ये कहाँ हुआ, फिर ये नीचे की तरफ आई, फिर यहाँ गई, यहाँ एक कंप्लीट साइकिल इसकी यहाँ पर ये हुई, ठीक है। तो एक कंप्लीट साइकिल आपकी यहाँ ये बन रही है। तो आधा विस्थापन आपका ऊपर है, आधा विस्थापन ये नीचे है। तो अधिकतम विस्थापन का आयाम ये कहलाएगा, एक कंप्लीट साइकिल यहाँ तक कहलाएगी। इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में यानी एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना समय लगा वो आपका आवर्तकाल कहलाएगा। अगर यहाँ बीच की बात की जाए, इस पॉइंट की अगर बात करें, तो यहाँ पर कितना आवर्तकाल हुआ, यहाँ पर आधा होगा भाई, T/2 हाफ होगा, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। तो इसी तरह से माध्यम का कंपन करता हुआ कोई एक कण एक कंपन पूरा करने में जितना समय लेता है उस समय को हम उसका आवर्तकाल कहते हैं। और किससे दिखाएंगे? उसको कैपिटल T से दिखाएंगे। अभी ये स्टार्टिंग है, बेसिक पॉइंट्स मैं क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि अभी बहुत कुछ है फिजिक्स में, आपको पढ़ाना बहुत कुछ है, अथाह सागर मान के चलिए। अभी केवल हम ये मान लीजिए कि एक लोटा भर पानी ले रहे हैं, पूरी की पूरा समंदर अभी बाकी है। तो ये स्टार्टिंग है केवल बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए, अब बेस बनाने के लिए तैयारी है। तो हम लोगों ने आवर्तकाल को जाना, आवर्तकाल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तरंग दैर्घ्य के बारे में, ठीक है ना। तो तरंग दैर्घ्य के लिए वही है कि माध्यम का कण जितने समय में पूरा कंपन कर रहा है, यानी आवर्तकाल में जितनी दूरी उसने तय करी, उस दूरी को हम उसका तरंग दैर्घ्य कहते हैं, यानी इससे दिखाएंगे किससे? लैम्डा से। ये लैम्डा है भाई, ठीक है। तो उसको तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। और अभी जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको एक्सप्लेन किया था, अनुप्रस्थ तरंगों में दो सुरंगों, लगातार दो सुरंगों या दो लगातार गर्तों के बीच की जो दूरी है, ठीक है ना। और अनुदैर्घ्य तरंगों की बात करें तो दो लगातार संपीड़न और दो लगातार विरलनों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं, उसे लैम्डा से दिखाते हैं। यहाँ पर भी अगर मैं चाहूँ तो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक बार कन्फ्यूजन आपका खत्म हो जाएगा। तो लगातार दो सुरंगों की बात की जाए तो सुरंगों के लिए फिर से हम वही कर लेते हैं कि एक वेव बना लीजिए, ठीक है ना, ये आपकी वेव बन गई। और कौन सी तरंग है? ये अनुप्रस्थ तरंग है। दो सुरंग आपकी ये हो गई भाई, ठीक है। दो सुरंगों, इनके बीच की डिस्टेंस ये आपकी लैम्डा होगी। इसी तरह से नीचे गर्त हो गई ये, तो और इनके बीच की दूरी ये आपकी लैम्डा, तो तरंग दैर्घ्य ये है आपकी लैम्डा, ठीक है। संपीड़न और विरलन की अगर बात करें तो संपीड़न और विरलन में आपको उसी तरह से स्प्रिंग बनानी पड़ेगी, थोड़े पास पास, फिर थोड़े दूर दूर, फिर थोड़े पास पास, फिर थोड़े दूर दूर, ठीक है। तो जहाँ पास पास है उनको पास पास दो लगातार बीच की दूरी लैम्डा, और जो दूर दूर है उनको विरलन कहते हैं, और उनके बीच की दूरी को लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के लिए आप बात कर लीजिए। तो माध्यम का कण
कंपन करता हुआ कण 1 सेकंड में जितना भी कंपन करता है उसे आवृत्ति कहते हैं। यानी 1 सेकंड में किए गए दोलनों की संख्या या कंपनों की संख्या को हम आवृत्ति कहेंगे। या फिर आप कह सकते हो कि आवर्तकाल का उल्टा, द रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड, ठीक है ना, तो उसको हम आवर्तकाल कहेंगे। और अगर इसका आपको रिविजन करना चाहें तो व्युत्क्रम कहलाता है भाई आवर्तकाल का आवर्ती, 1/T। तो n इक्वल्स टू 1/T जो है उसकी आवृत्ति कहलाती है। आवृत्ति का मात्रक आप सभी लोग जानते हो, या तो प्रति सेकंड कह सकते हैं या फिर क्या कह सकते हैं, हर्ट्स, ठीक है ना, इसको हर्ट्स भी कह सकते हैं ना। अब अगर इन तीनों में संबंध देखा जाए, इन तीनों में क्या संबंध होता है, तो संबंध की अगर बात करें तो संबंध में सबसे पहले इन तरंगों के वेग में वेग v की बात की जाए, तरंग के वेग v, तरंग और आवृत्ति के बीच में क्या संबंध होता है, तरंग दैर्घ्य कर लीजिएगा इसको, तरंग दैर्घ्य व आवृत्ति के बीच में क्या संबंध होता है, तो उसके लिए सीधा सीधा फॉर्मूला v इक्वल्स टू एन इंटू लैम्डा भाई, ठीक है ना, ये फॉर्मूला v इक्वल्स टू एन इंटू लैम्डा। और एन इंटू लैम्डा से अगर हम देखें तो इसको एन को अगर टी के केस में अगर लिखना हो तो भी आप लिख सकते हैं वी इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन कैपिटल टी, क्योंकि एन को हमने 1/T करके लिख लिया। तो इस तरह से ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, वी इक्वल्स टू एन इंटू लैम्डा कह लीजिए, ये वी इक्वल्स टू आपका लैम्डा अपॉन कैपिटल टी। तो ये था, स्टार्टिंग है, पार्ट 1 है उसका तरंग गति के लिए, वेव मोशन के लिए। और फिर से मैं बता दूं ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके चल रहे हैं, बहुत ही सामान्य प्रश्न और सामान्य परीक्षाओं में बहुत ही सामान्य चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। इसके लिए एडवांस के लिए अभी आप लगातार मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि बहुत ही जल्दी हम लोग और मैथमेटिक्स के भी कुछ वीडियोज़ आने वाले हैं, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स का मेरे पास फ़ोन आया कि सर मैथमेटिक्स के लिए कुछ हमारी हेल्प कीजिए, तो उसके आधार पर मैं कुछ मैथमेटिक्स के वीडियोस प्लस कुछ जनरल नॉलेज, ठीक है, करंट अफेयर्स के भी बहुत ही जल्दी आपके पास वीडियो के साथ में उपस्थित होंगे। तो इसी तरह से लगातार बने रहिए मेरे साथ में, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए सभी को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।